नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है ठंडा गोश्त। लेखक हैं सादत हसन मंटो और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। ईशर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लेकर उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूल्हे थुलथुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होठ पर सुरमई गुबार। थोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसके कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो कृपान थामी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और डील डोल से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिंह। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहां गायब रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, यह भी कोई मायावा जवाब है?" ईशर सिंह ने कृपान एक तरफ रख दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने ऊपरी होठों में आ गई। हाँ जानी, कहकर वह उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी दा दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिंह, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की मां के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वह अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वे तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा, देखा, कैसे रंग पीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। ओए तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुबहा और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशर सिंह,
क्या बात है? तुम वह नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे? ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत से झंझोड़ना शुरू कर दिया। जानी जानी मैं वही हूं, घुट घुट कर पा जफ्फियां, तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वह शिकायत करती रही। तुम्हें उस रात क्या हो गया था? ओए बूरे की मां का वह हो गया था। बताओगे नहीं? अरे कोई बात हो तो बताऊं। मैं कहती हूं मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठ पर गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुने में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईश्वर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कुल्ले पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईशर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर की ऊपरी होठ अपने दांतों तले दबा ली और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघलती गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तरफ चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का बेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सिंह। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्काया। होने दे आज जालिम। और यह कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, भरे हुए कुल्लों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सिंह, काफी फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वह कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वह झल्ला कर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सिंह, वह कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूं, कौन है वह चड्डो? है वह उल्फती? कौन है यह चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईशर सिंह, मैं आज झूठ सच जानकर रहूंगी। खा वाहे गुरुजी की कसम, उसकी तह में कोई औरत नहीं। ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, तक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले, अब खा वाहे गुरु की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई।
तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद दुबली आवाज में विनती की, जाने दे कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़ उड़कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रियों और शिकायतों की मिलीजुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ वो ठीक है। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़की। मगर वह कौन है, तेरी मां? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदले में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। वह हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूं कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूं, कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जागता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माइया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईश्वर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूं। गला चीरा हुआ है मेरा। माइया, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ियां भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाए और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वह मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें नहीं बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए जर्रे उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से, जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर। उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंती जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा, नहीं ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर ते हर रोज मजे लेता है, यह मेवा भी चख कर देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हम्म। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थूहड़ की झाड़ियां तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, फिर ख्याल आया कि नहीं। यह कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत ने थूक निगल कर हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल से ये 2 शब्द निकले, मैंने मैंने पत्ता फेंका। लेकिन लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वह वह मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ठंडा था।
और इसी के साथ समाप्त होती है आज की कहानी। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।